हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि बेसिकली 9th क्लास है हमारी, और 9th क्लास में हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है, और 5 में हमने देख रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। इसमें काफी कुछ हमने पढ़ा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की बात को हमने पढ़ लिया था कि 6 मूल अधिकार हैं, और कौन कौन से अधिकार हैं उनको भी तो हमने पढ़ने का प्रयास किया और देखा। क्लियर है कि कौन से मूल अधिकार हैं, किस तरीके के काम करते हैं, क्या है बेसिकली मूल अधिकारों की संरचना और स्वरूप, उनको देखा। स्वतंत्रता को देख चुके, पहले समानता को देखे, फिर हम लोग आपका स्वतंत्रता को पढ़ लिए थे। क्लियर है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता क्या है, ये सब चीजें, आंदोलन कैसे हैं, ठीक, इतना हम लोग देख चुके थे, इतना हम लोग आपका बात कर चुके थे। ठीक है, आगे बढ़े। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसा असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है तो संभव है उसे इस शहर में को देखा भी ना हो और यहाँ कोई ना कोई संपर्क ना हो, फिर भी यह भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसे अधिकार करने का अधिकार है। इस अधिकार के चलते लाखों लोग गांव से निकलकर शहर और देश के इलाकों में निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम कर रहे हैं, बस जाते हैं, पैसा चुनते हैं। मामलों में ऐसा भी है कि उनको स्वतंत्रता भी प्राप्त है। आपको कोई भी आदेश नहीं दे सकता, आप चाहे ऐसे काम करें। महिलाओं को नहीं कर सकते, काम उनके लिए नहीं है जो पिछड़े और कमजोर जातियों के लोग नहीं कहा जा सकता, परंपरागत पेशे में रहते हैं। कैसे हैं वो? अपने परंपरागत पेशे में। ध्यान रखना है क्या पेशा है, किस तरीके से वो। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था को छोड़कर इसका मतलब है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुना देती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह भी है कि कानूनी अधिकार होने पर भी सरकार, पुलिस किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकती है। अगर वो ऐसा करता है तब भी उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी पड़ेगी। आप पूछते हैं ना, जब पुलिस आपके दरवाजे आती है कि भाई किस मामले में मुझे पकड़ने आए हो, कौन से केस दर्ज है, किस धारा के तहत मुझे पकड़ा गया है, तो वो सब बताने के लिए, वो सब चुनने के लिए, ये सब जानने के लिए आपके पास राइट्स है, और ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आपको प्रोवाइड है। तो ये क्या है? ये शहरी अधिकार आपको प्राप्त है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहे। आगे बढ़े। गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निकट के मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसको प्रस्तुत करना होता है। ऐसा व्यक्ति वकील, विचार विमर्श करना, अपना बचाव करने के लिए वकील रखने का अधिकार है। कि अगर कोई व्यक्ति है, किसी पर केस लग गया है, तो पहली बात तो अगर आपने गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा उस व्यक्ति को। ठीक है, जो व्यक्ति आपने गिरफ्तार किया है, 24 घंटे के अंदर आपको उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, जिसे भी आपने गिरफ्तार किया है। और दूसरा क्या है? अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको वकील करने का अधिकार होगा, और वकील अपने क्लाइंट से या अपने जो भी व्यक्ति है जिसका वो वकील है, उससे वो बात करने के लिए मामले संबंधित फ्री है। आइए एक बार फिर गुआंतानामो बे में कोसोवो की याद करें, और दोनों ही मामले में शिकार लोगों की सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी 2 चीजें, जीवन की रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। क्या है? जीवन की स्वतंत्रता इत्यादि से उनको वंचित रखा गया। तो ये कार्टून के माध्यम से आपको समझाया गया है। क्लियर है? एक लोहार और लोहानी उस पर हथौड़ा बजा रही है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला है
शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 आर्टिकल में आपको संविधान में इसकी व्याख्या मिलेगी। तो आपने समानता देख ली, स्वतंत्रता को आपने पढ़ लिया। अब बात करेंगे शोषण। कोई एक्सटॉर्शन ना करे आपका, क्लियर है? वो आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। इस बात को भी हम लोग आपका इसमें देखेंगे और जानेंगे कि कोई व्यक्ति किसी का शोषण ना कर सके, उसके लिए संविधान में क्या चीजें दी गई, क्या प्रोविजन है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिकों को अधिकार भी हों, उनका शोषण ना कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्ग का शोषण ना हो सके। क्या ध्यान रखा कि जो कमजोर वर्ग है उसको कोई शोषित ना कर सके, उसका शोषण ना हो सके। संविधान में खास तौर पर 3 बुराइयां का जिक्र किया गया है। इनमें गौर करिए और घोषित किया गया है कि 3 चीजें हैं और इनमें उन 3 चीजों को गौर करके घोषित किया गया है। पहला है, संविधान मनुष्य जाति पर अवैध व्यापार निषेध करता है कि मनुष्य जाति किसी व्यक्ति का शिकार, मतलब किसी आदमी को अवैध तरीके से उसका व्यापार नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि लोग अंगों का व्यापार करते हैं, लोग किसी के अंग को बेच देते हैं, तो आप ये व्यापार नहीं कर सकते। तो क्या लिखा है? पहला है मनुष्य जाति के अवैध व्यापार। आप देह फरोश हैं, लड़कियों को बेचा जाता है, लड़कों को बेचा जाता है, ये काम नहीं कर सकते। आमतौर पर ऐसे धंधों का शिकार महिला करती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन श्रम, बेगार का मतलब है काम के बदले वेतन न मिलना, जबरन का मतलब है आप जबरदस्ती किसी को बंदी बनाकर रखें। बेगार प्रथा में मजदूरों को मालिक के लिए मुफ्त या थोड़ा सा अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। यही काम मजदूरों को जीवन भर करना पड़ सकता है, तो बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा है, संविधान में बाल मजदूरी निषेध है। आप किसी छोटे बच्चे से बाल मजदूरी नहीं करा सकते जब तक उसकी आयु 14 वर्ष से बाद, कुछ विशेष परिस्थितियों में, नहीं तो फिर आपको 18 वर्ष के बाद ही वो मजदूरी कर सकता है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके प्राप्त है। वो नीचे भी हैं, और इनको पढ़िए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के अधिकार और रखे गए हैं। देख लीजिए आप, तो शोषण का विरुद्ध अधिकार यानी कि मानव श्रृंगों का या मानव देह व्यापार, ऐसे कोई व्यापार कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसमें उसके खिलाफ एक्शन किया जा सकता है। ये सारी चीजें इसमें रखी गई। क्लियर है? ये उनको देखा गया है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और गौर करके देखते हैं। ठीक है, किसी कारखाने, खदान, रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं कर सकता, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते। इसी आधार को बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून बनाए गए। इससे बीड़ी बनाने, पटाखा बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग, रंग रोगन जैसे काम में बाल मजदूरी को रोकने का कानून शामिल है। यहाँ जो भी आपके खतरनाक है, यहाँ बच्चों को भी अलाउ नहीं है। यानी किसी विशेष परिस्थिति ऐसा हो गया कि जो घर की स्थिति खराब है, कुछ नहीं, तब 14 वर्ष का बच्चा काम कर सकता है, लेकिन खतरनाक जगह वो भी नहीं कर सकता, ऐसा रखा गया। तो 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात है। अब हमको कुछ जो है ऐसी कहानी मिली है, उनको पढ़ेंगे। इन खबरों के आधार पर संपादन का एक लंबा पत्र है या शोषण के खिलाफ अधिकार के उल्लंघन की बात उजागर करने के लिए अदालत में लिखी गई अर्जियां, यानी कि प्रार्थना पत्र हैं, उनको देखते हैं। मार्च 25, मई 25, अप्रैल 25 मद्रास हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई। अर्जी दायर करने वालों ने कहा कि सेलम जिले के गांव में 7 से 12 वर्ष की उम्र के अनेक बच्चों को ले जाकर केरल में तिरुचूर जिले के ओरलपुर में बेचा गया है। आवेदनकर्ता ने अदालत की मांग की कि वह सरकार को इस मामले से जुड़ी तथ्यों की जांच करने का आदेश दे। कर्नाटक में होमपेट मंडुआ इलाके के लोहा खदानों में 5 वर्ष या उससे कम या उससे अधिक आयु के बच्चों से काम कराया जा रहा है।
खुदाई अयस्क ढुलाने, निकालने, गिराने, ढुलाई काटने के लिए काम में रखा जाता है। ना सुरक्षा है, ना उपकरण दिए जाते हैं। तय मजदूरी के काम के समय में ही वे जहरीले कचरे को ढोते हैं। खनन की धूल, मानक इत्यादि हैं, आंख, नाक, कान के जरिए ये सारी चीजें और पढ़ाई है, इन सबको हम देख सकते हैं। राष्ट्रीय नमूने सर्वेक्षण संगठन NSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में पाया गया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लड़कियों से काम कराने के लिए क्रमतः बढ़ाया जा रहा है। अब ज्यादा बच्चियों से काम कराया जाता है। सर्वेक्षण में पाया कि प्रति 1000 काम करनों में बच्चों की संख्या 34 थी, अब यह 41 हो गई है। लड़कों की संख्या पहले 31 पर बना हुआ है, यानी कि छोटों बच्चों में पहले 1000 में से 31 लड़कियां काम करती थी, अब इसमें बदलाव आया है। कितना? 1000 में से 41 काम करते हैं, और जो लड़के 1000 में से 31 थे वो अभी भी 31 ही हैं। ऐसा डाटा दिया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने। क्लियर है? यह आपको पता होना चाहिए। चलिए देख लिया। बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 25, 26, 27 स्वतंत्रता के अधिकार के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। कह रहे सारे अधिकारों की बात कर रहे हैं तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि आप किसी धर्म को मानने, उसको आचरण करने, उसकी पूजा करने, उसकी पूजा पत्ती को मानने, धर्म संस्था जुड़े ट्रस्ट बनाने, उसको रख रखाव करने, उसकी संस्कृति को बढ़ावा देने, आचार विचार के लिए फ्री है, कोई आपको पाबंदी नहीं लगा सकता। और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर पर चौकस थे। चौकस का मतलब होता है एक्टिव थे, सजग थे। ठीक, उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग अलग दर्जा दिया। अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत में भी अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता की सोच अधिकतर है। शासन का काम व्यक्तियों के बीच मामलों को देखना है। व्यक्ति और ईश्वर के बीच मामलों का कोई नहीं है। कह रहे ईश्वर और व्यक्ति के बीच के जो मामले हैं उन्हें कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। धार्मिक शासन वह है जहां पर किसी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति शासन यथावत रखता है। धर्म के मामले में शासन है, सभी उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानते, उस पर आचरण करने, उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धर्म समूह या पंथ को अपने धर्म या काम काज के प्रबंधन का अधिकार है। हर कोई व्यक्ति अपना समूह है, उसका कोई पंथ है, उस पंथ को धार्मिक कामकाज, उसको चीजों को दिए गई आजादी है, और ये सारे उनको विचार आपका मिले। क्लियर है? ये हमको देखना है। ठीक है, तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता। हर किसी व्यक्ति को, हमारा देश कैसा है? पंथ निरपेक्ष। देख लिया धार्मिक स्वतंत्रता। अब इसको और समझते हैं। विस्तृत से इसकी चर्चा की गई थी। अधिकार का मतलब को झांसा देकर, फरेब करना, लालच देकर उसे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। अगर आप किसी को झांसा देकर, किसी को धोखेधड़ी से, कोई लालच देकर, पैसे देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हो, वो नहीं चलेगा। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। कल तुम बोलो भाई मेरे को क्रिश्चियन बनना है, मेरे को हिंदू बनना है, मेरे को मुसलमान, मेरे को जैन, मेरे को सिख, सब तुम्हारे पास स्वतंत्रता दी गई है। बस कोई आपको झांसा ना दे, कोई फेरबदल ना करे, कोई जबरदस्ती ना करे। अब कहे कि भाई तू अपना धर्म बदल दे, मैं तेरे को 5 करोड़ रुपए दूंगा, तो ये कैसा हुआ? ये लालच है, झांसा देकर धर्म परिवर्तन करा रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो क्या है? अनलीगल है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का सही अर्थ भी है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार
जो चाहे वो करे। जैसा कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्ति को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता। अदृश्य शक्ति जिनको किसी ने नहीं देखा है उनको संतुष्ट करने के लिए आप कोई बलि नहीं दे सकते। औरतों को आप कमतर या औरतों की आजादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाज के आचरण की अनुमति नहीं। कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता, स्त्री पुरुष सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब है किसी एक धर्म का पक्ष लेने या उसे विशेष अधिकार देने नहीं। यानी कि ना तो किसी धर्म का पक्ष लिया जाएगा विशेष का, ना कोई उसे विशेष अधिकार देंगे, ना ही ऐसे शासन में किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा देंगे। उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इस प्रकार में किसी को धार्मिक, श्रमिक, कामिक को बढ़ावा देने के लिए, रखरखाव के लिए किसी व्यक्ति के मजबूर नहीं कर सकते। सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होगा। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वह भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि आप किसी व्यक्ति को प्रार्थना में जबरदस्ती खड़ा करने, उसको मानने के लिए आप बेबस नहीं कर सकते, ऐसा मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल में। क्लियर है? तो ये सारे वो चीज है, ये वो सारी आजादियां हैं, वो सारे आपको राइट्स हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है आपके लिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ा। देख लिया। ऐसा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसका सीधा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति में बहुसंख्यक को ज्यादा ताकत देती है। अल्पसंख्यक की ही भाषा और संस्कृति धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत है, अन्यथा वे बहुसंख्यक धर्म और संस्कृति के भाव को पिछड़ते चले जाएंगे। संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान को स्पष्ट करता है। क्या करता है? स्पष्ट। नागरिकों में विशिष्ट भाषा संस्कृति वाले किसी समूह को अपनी भाषा संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकार और अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थानों में किसी नागरिकों को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिल नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसको चलाने का अधिकार है। यह अल्पसंख्यकों का अर्थ है कि राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक मामलों भर नहीं है। किसी संस्थान में एक खास भाषण बोलने वालों बहुमत होगा कि वे अलग भाषा अल्पसंख्यक, जैसे आंध्र प्रदेश तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है, कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक हैं, पंजाब में बहुसंख्यक हैं, पर राज्य संस्थाओं में हरियाणा और दिल्ली में वो अल्पसंख्यक हैं। तो कहीं पर वो अल्पसंख्यक हैं, कहीं पर नहीं है। अब जो आंध्र प्रदेश में वो आपके तेलुगु बोलने वाले अल्पसंख्यक हैं। अब देखिए कहीं पर आपके सिख अल्पसंख्यक हैं, राजस्थान और दिल्ली में। तो हर जगह उनकी बात बताई गई कौन कहां पर किस तरीके का अल्पसंख्यक है। क्लियर है? तो इतना हमने देखा। बाकी हमने आज शोषण, धार्मिक, इन पर बात करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बची स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचारों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।